नमस्कार जी, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। तो प्यारे साथियों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कल 1892 का परिषद अधिनियम पर चर्चा की थी और दोस्तों 1909 का परिषद अधिनियम पर चर्चा की थी। दोस्तों हम लोगों ने 1892 के परिषद अधिनियम से देखा होगा कि यहाँ से हम लोगों को एक चुनाव सिद्धांत देखने को मिला, यानी कि भारत में पहली बार चुनाव कराए गए। और ये चुनाव कैसे थे दोस्तों? अप्रत्यक्ष तरीका से चुनाव कराए गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई भारत में, कब? 1892 के परिषद अधिनियम से। दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2018 वाली शिफ्ट थी, उसमें दिया हुआ था ये क्वेश्चन। और दोस्तों अंग्रेजों ने यहाँ से चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया, इस शब्द का प्रयोग दोस्तों इन अंग्रेजों ने किया था। अगला मैंने आपको 1909 का परिषद अधिनियम पर चर्चा की होगी। तो दोस्तों 1909 का परिषद अधिनियम में मैंने आपको बताया कि यहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत क्या दिया गया? मुस्लिमों को क्या दिए गए? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। और दोस्तों वायसराय की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। और भारत सचिव की जो भारत परिषद थी उसमें किसको शामिल किया गया? उसमें दोस्तों केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब को शामिल किया गया। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की। कौन सा दोस्तों? 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो प्यारे साथियों 1919 के भारत शासन अधिनियम को आने के कुछ आधार रहे हैं। प्यारे साथियों कौन कौन से आधार रहे हैं गुरुजी? तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम से इन अंग्रेजों ने क्या कर चुके हैं? ये लोग भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय इससे नाखुश थे। भारतीय सोच रहे थे कि भैया आप लोगों ने क्या करा है कि मुसलमानों को एक अलग ही संप्रदाय या फिर अलग ही समाज के तौर पर स्थापित कर दिया है। इससे भारतीय नाराज थे दोस्तों, इससे भारतीय नाराज थे। पहली बात तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध हुआ, जो कि इन्होंने 1909 में शुरुआत की है, उसकी शुरुआत की है। अगला दोस्तों आप जानते हैं कि भैया आगे चल करके 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हो चुका है क्या? समझौता हो चुका है। तो भैया मुस्लिमों को अब अलग एक समाज के तौर पर स्थापित करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं हमें। अरे है कोई? बिल्कुल नहीं है। अगला दोस्तों 1914 में आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है और ये कब तक चलेगा? 1918 तक चलेगा। दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, तो इस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना इन अंग्रेजों के लिए बहुत ज़रूरी था। मैं कह रहा हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में इन अंग्रेजों के लिए शामिल करना बहुत ज़रूरी था भारतीयों को। तो दोस्तों भारतीय शामिल कैसे होंगे? अरे भारतीय जब शामिल होंगे जब आप लोग क्या करेंगे, जो पहले से देते आ रहे थे अब उससे ज़्यादा कुछ भारतीयों को देंगे। अरे यही तो प्लान करेंगे ये लोग अब। तो इन अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि भैया जो हम पहले से देते आ रहे हैं इन भारतीयों को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा अब। तो दोस्तों ज़्यादा देने के लिए 20 अगस्त, कब दोस्तों? 20 अगस्त 1917 को। कब? 20 अगस्त। कब दोस्तों? 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू साहब, कौन थे? मोंटेग्यू साहब एक घोषणा करते हैं कि हमारा उद्देश्य, मोंटेग्यू साहब इस समय भारत सचिव हैं, तो मोंटेग्यू साहब घोषणा कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य भारत में क्या है? एक उत्तरदायी सरकार देना है। प्यारे मित्रों क्या देना है? हमारा उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार देना है। कौन कह रहे हैं? मोंटेग्यू साहब कह रहे हैं। उत्तरदायी सरकार मतलब किसका उद्देश्य है? ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी सरकार देना, यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना। किसका उद्देश्य है? अब इन अंग्रेजों का, इन ब्रिटिशर्सों का उद्देश्य है। प्यारे साथियों तो पहली बार दोस्तों इस 1919 के भारत शासन अधिनियम से, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्यारे मित्रों हम लोगों को पहली बार उत्तरदायी सरकार, प्यारे मित्रों उत्तरदायी सरकार जैसे शब्द
उत्तरदायी सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहली बार भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है प्यारे मित्रों। कैसा? उत्तरदायी सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे शेर और शेरनियों, आप लोग बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान दें। दूसरा प्यारे मित्रों, दूसरा प्रावधान यहाँ से ये है कि आप लोगों ने देखा था और मैंने आपको बताया था कि जिस समय भारत सचिव पद लाया गया था प्यारे मित्रों, जिस समय भारत सचिव पद लाया गया था 1858 में, तो उस समय जब ये भारत सचिव पद लाया गया था उस समय प्यारे मित्रों इसकी जो वेतन भत्ते हुआ करते थे वो भारतीय राजस्व पर ही भारित किए गए थे। यानी भारत के राजस्व से किसको वेतन जाना होता था? भारत सचिव को वेतन दिया जाता था। अरे मतलब इसका यह है कि तुम नियुक्त करो और वेतन देवे हम। दोस्तों नियुक्त तुम करो, वेतन देवे हम, ये तो उल्टा ही मामला था। तो दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम से यहाँ दूसरा प्रावधान देखने को हमको मिलेगा कि जो भारत सचिव था, कौन प्यारे मित्रों? भारत सचिव। कौन? भारत सचिव। भारत सचिव के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से हटाकर इंग्लैंड के राजस्व पर भारित किए गए। मैंने आपको दूसरा प्रावधान बताया कि भैया यहाँ से भारत सचिव के जो वेतन भत्ते थे उनको भारतीय राजस्व से हटाकर कहाँ पर भारित किया गया? इंग्लैंड के राजस्व पर भारित किया गया। यानी कि अब जो भारत सचिव है उसके जो वेतन भत्ते हैं यानी उसकी जो सैलरी है वो भारतीय राजस्व से नहीं जाएगी, अब किससे जाएगी? अब वो इंग्लैंड के राजस्व से जाएगी प्यारे मित्रों। तीसरा यहाँ से हमको देखने को मिलेगा कि ये जो भारत सचिव था यानी कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त ये दोस्तों हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई प्यारे मित्रों। नियुक्ति की गई। मैंने क्या बताया आपको? तीसरा प्रावधान कि यहाँ से भारतीय राजस्व यानी कि जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए यानी कि उसकी एक प्रकार से सहायता के लिए एक उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई प्यारे मित्रों। ये हाई कमिश्नर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जितने भी देश उस समय किसके ब्रिटेन के अधीन थे वहाँ से कौन आते हैं? हाई कमिश्नर आते हैं, उच्चायुक्त आते हैं दोस्तों। राजदूत नहीं आते हैं वहाँ से, क्या आते हैं? हाई कमिश्नर आते हैं। ब्रिटेन का हाई कमिश्नर है ना, और अमेरिका का हाई कमिश्नर। तो दोस्तों यहाँ से उच्चायुक्त आते हैं, यहाँ से कौन नहीं आते? यहाँ से राजदूत नहीं आते। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो प्यारे मित्रों अब अगला, तो आप लोगों ने एक प्रावधान और देखा होगा कि जो भारत सचिव की सहायता के लिए हमने बताया था आपको 1858 में कि एक भारत परिषद बनाई गई थी प्यारे मित्रों। क्या बनाई गई थी? भारत परिषद बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी प्यारे मित्रों? भारत परिषद बनाई गई थी। तो इस भारत परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे? अब तक 15 सदस्य हुआ करते थे प्यारे मित्रों, लेकिन यहाँ से कर दिए गए कितने? 8 से 12 सदस्य कर दिए गए। यानी कि भारत सचिव की सहायता के लिए जो भारत परिषद बनाई गई थी कहाँ पर? 1858 में, उसमें सदस्य संख्या को घटाया जा रहा है प्यारे मित्रों। क्या करा जा रहा है? उसमें सदस्य संख्या को घटाया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें सदस्य संख्या को घटाया जा रहा है। कितना कर दिया जा रहा है? अब 8 से 12 कर दिया जा रहा है प्यारे मित्रों। अगला कि आप जानते हैं कि भैया एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव। दोस्तों ये नोट्स बनाते रहें आप लोग, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग क्या करें? अपनी कॉपी में लिखते हुए चलें।
अरे दोस्तों, वैसे ही आप लोग लिखते हुए चलें, और जब आपका पेपर आए तब आप लोग देखें कि गुरुजी ने तो भाई बिल्कुल पढ़ाया हुआ आया। दोस्तों, एक बार आप लोग विश्वास करके देखें, आपको संविधान विशेषज्ञ बना दूंगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है। एमएन सर आपको झुकने नहीं देगा, ये मेरा आपसे वादा है प्यारे मित्रों। तो मैंने बताया कि एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या दोस्तों अखिल भारतीय विधान परिषद थी। क्या थी? अखिल भारतीय विधान परिषद। अखिल भारतीय विधान परिषद हुआ करती थी। अरे थी नहीं थी क्या? बिल्कुल थी गुरुजी। यह अब तक क्या होती थी दोस्तों? ये एक सदनीय क्या थी? एक सदनीय विधायिका थी। अरे दोस्तों, एक सदनीय विधायिका थी ना थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1853 में इसमें 6 सदस्य थे, और दोस्तों आगे चलकर 1861 में 6 से 12 सदस्य किए गए, और आगे चल करके 1892 में कितने कर दिए गए? कितने कर दिए दोस्तों? 6 से 12 1861 में किए गए। 10 से 16 कर दिए गए। कब? 1892 में। 16 से 60 कर दिए गए 1909 में। अब दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है? ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद है, इसको प्यारे मित्रों द्विसदनीय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इसको द्विसदनीय बना दिया जाएगा, यानी कि इसको 2 सदनों वाली बना दिया जाएगा प्यारे मित्रों। क्या बनाया जाएगा? इसको 2 सदनों वाली बना दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए प्यारे मित्रों, क्या कर रहे हैं हम लोग? अब इसको 2 सदनों वाली बना देंगे। एक सदन का नाम रखेंगे हम लोग क्या? एक का नाम रखेंगे हम लोग विधानसभा। क्या नाम रखेंगे? विधानसभा। इसमें है दोस्तों 145 सदस्य। कितने हैं प्यारे मित्रों? 145 सदस्य। दूसरे का नाम रखा हमने राज्य परिषद। क्या रखा? राज्य परिषद। इसमें थे दोस्तों कितने? इसमें थे 60 मेंबर। कितने थे प्यारे मित्रों? इसमें 60 मेंबर हुआ करते थे। इसमें कितने मेंबर थे दोस्तों? 60 मेंबर हुआ करते थे। अरे हाँ या ना? तो दोस्तों ये जो 145 मेंबर थे, इस 145 मेंबरों में क्या था कि 104 का तो होना था दोस्तों। क्या? 104 का होना है निर्वाचन। क्या होना है? 104 का होना है निर्वाचन होना है प्यारे मित्रों। क्या होना है? 104 का निर्वाचन होना है। बच गए कितने? 41 बच गए। कितने बच गए दोस्तों? 41 बच गए। इनका होना है क्या? मनोनयन। कौन करेगा? वायसराय द्वारा। प्यारे मित्रों क्या हो गया? मनोनयन हो गया इनका। इधर ये जो 60 सदस्य हैं, 60 में से दोस्तों 34 का होना है क्या? निर्वाचन। 34 का क्या होना है प्यारे मित्रों? निर्वाचन। बच गए कितने? अरे कितने बच गए? बच गए दोस्तों कितने? 26। और 26 का क्या होना है? मनोनयन। अरे मेरी बात यहाँ तक समझ में आई प्यारे मित्रों? मैंने आपको क्या बताया कि दोस्तों अखिल भारतीय विधान परिषद जो थी, यानी कि अखिल भारतीय विधान परिषद या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, उसको प्यारे मित्रों यहाँ से क्या कर दिया गया? द्विसदनीय बना दिया गया, यानी कि 2 सदनों वाली बना दिया गया। पहले का नाम रखा गया विधानसभा, दूसरे का नाम रखा गया क्या? दूसरे का नाम रखा गया क्या? राज्य परिषद। दोस्तों जो विधानसभा है उसमें 145 मेंबर हैं, और जो राज्य परिषद है उसमें कितने रखे गए? 60 मेंबर रखे गए प्यारे मित्रों। और जो 145 मेंबर हैं, इनमें से दोस्तों 104 का होना है चुनाव, और यानी कि निर्वाचन होना है, यानी कि 41 का होना है मनोनयन। और दोस्तों 60 मेंबर में से 34 का होना है क्या? निर्वाचन, और 26 का होना है प्यारे मित्रों मनोनयन, नॉमिनेशन। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। और ये जो निर्वाचन होना है प्यारे मित्रों, ध्यान सुनते रहिएगा, ये जो निर्वाचन होना है प्यारे मित्रों, ये निर्वाचन कैसा होना है? ये निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पर होना है। क्या होना है? ये निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पर होना है, यानी कि यहाँ पर कौन भागीदारी करेगा? यहाँ पर दोस्तों जनता भागीदारी करेगी। यहाँ पर कौन भागीदारी करेगी? जनता भागीदारी करेगी। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, ये जो निर्वाचन हुए थे 1919 के आधार पर, दोस्तों 1919 के आधार पर प्रथम जो निर्वाचन हुआ, ध्यान सुनते रहिएगा, प्रथम निर्वाचन 1919 के आधार पर प्रथम निर्वाचन जो हुआ वो दोस्तों कब? 1926 में हुआ। लेकिन दोस्तों अंतिम निर्वाचन जो हुआ, अंतिम निर्वाचन दोस्तों, अंतिम निर्वाचन जो हुआ वो हुआ कब हमारा? 1945 में। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1945 में क्या हो रहा है? अंतिम निर्वाचन हो रहा है प्यारे मित्रों। लेकिन प्रथम निर्वाचन कब हुआ? प्रथम निर्वाचन हुआ 1926 में। तो प्यारे मित्रों एक बार क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश पीसीएस में कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर विधायिका का अंतिम निर्वाचन कब हुआ प्यारे मित्रों? कब हुआ अंतिम निर्वाचन? अरे मेरे शेर और शेरनियों इधर ध्यान दो,
कब हुआ अंतिम निर्वाचन? 1945 में। देख लीजिए मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन उठा के आप लोग। अरे दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग। दोस्तों आप लोग केवल मुझ पर विश्वास बना कर रखें, मैं आपको इंडियन पॉलिटी में विशेषज्ञता हासिल करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है प्यारे मित्रों। तो ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ करता था, यानी कि 1919 के आधार पर प्रथम हुआ 1926 में, यानी कि अंतिम हुआ 1945 में। ये जो निर्वाचन हुआ दोस्तों, इस निर्वाचन में सभी के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं था। मैं कह रहा हूँ इस निर्वाचन में सभी के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ शिक्षित लोग ही वोट डालते थे। शिक्षित लोग जो कर देते थे, यानी जो टैक्स देते थे, वो वोट डालते थे। और दोस्तों जो धनी लोग थे, और दोस्तों यहाँ इस पर महिलाओं का अधिकार नहीं था वोट डालने का, दासों का अधिकार नहीं था वोट डालने का, बुजुर्गों को अधिकार नहीं दिया यहाँ पर वोट डालने का। तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि 1919 में जो चुनाव हुए, 1919 के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं 1926 में, 45 में, इनमें क्या हो रहा है, इनमें इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। किनको? अरे दोस्तों किस किस को? महिलाओं को, बुजुर्गों को, है ना, जो निर्धन लोग, जो गरीब हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। दासों को, इनको अधिकार नहीं है वोट डालने का। लेकिन अधिकार किसे है? शिक्षित को, जो कर दे रहे हैं उनके लिए, या फिर दोस्तों जो धनी लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों के लिए वोटिंग का अधिकार था। और ये बात समझे प्यारे मित्रों? एक सेकंड रुकिएगा। इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आई होंगी, आप लोग उतार लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि उतार लें और स्क्रीनशॉट मार लिया करें। जहाँ भी दिक्कत है स्क्रीनशॉट मार लें, उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी नोट करें कॉपी में। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग साथ बनाए रखें, क्योंकि आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि इंडियन पॉलिटी से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जान दूंगा। चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, चाहे दोस्तों आपका कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, यूपीएसआई ही क्यों ना हो, कोई भी एग्ज़ाम, भारत के अंदर कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों, मैं आपसे पॉलिटी में वादा कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यदि आप लोग साथ बना कर रखें तो। अगला दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पर अगला प्रावधान था कि यहाँ पर प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। प्यारे मित्रों, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। मैंने बताया आपसे दोस्तों कि प्रांतों में क्या हो रहा है कि आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन हो रहा है। तो रुचि कैसा आंशिक उत्तरदायी सरकार? मतलब कुछ अंश में उत्तरदायी सरकार मिलेगी हमको। कहाँ? प्रांतों में। तो अब देखिएगा प्यारे मित्रों, हुआ क्या कि केंद्र द्वारा दोस्तों, केंद्र और प्रांतों के प्रशासन के विषय अलग अलग किए गए दोस्तों, अलग अलग किए गए। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि केंद्र और प्रांतों के जो प्रशासन के विषय हैं वो क्या किए जा रहे हैं? अलग अलग किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण नहीं है कि भैया केंद्र के लिए संघ सूची है, राज्य के लिए राज्य सूची, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा 1935 में जाकर के। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर हुआ ये कि केंद्र द्वारा ही कुछ विषय प्रांतों को दिए गए, यानी कि केंद्र पर जो अब तक बोझ था, ज़्यादातर जो ज़्यादा बर्डन था केंद्र पर, वो बर्डन या फिर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। केंद्र के ऊपर राज्यों का भी काफ़ी जिम्मेदारी रहती है दोस्तों, वो जिम्मेदारी कम हो जाएगी अब। तो केंद्र द्वारा कुछ विषय प्रांतों के लिए क्या किए गए? हस्तांतरित किए गए दोस्तों। हस्तांतरित या ट्रांसफ़र हस्तांतरित या फिर दोस्तों ट्रांसफ़र किए गए कुछ विषय प्रांतों के लिए। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखें
प्यारे मित्रों, मेरे शेर और शेरनी हो, मेरे रसगुल्ला हो, आप लोग ध्यान रखें कि ये जो प्रांतों को सब्जेक्ट दिए गए थे केंद्र द्वारा, मैंने कहा कि केंद्र द्वारा कुछ विषय प्रांतों को दिए गए, लेकिन दोस्तों केंद्र द्वारा जो प्रांतों को सब्जेक्ट दिए गए थे, उन प्रांतों को जो सब्जेक्ट दिए गए, इनको दो भागों में विभाजित कर दिया इन लोगों ने। कौन कौन से दोस्तों? इन प्रांतों को जो सब्जेक्ट दिए गए, इनको दो भागों में विभाजित किया। पहला आरक्षित विषय। कौन से? आरक्षित विषय, यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट। और दूसरे तरफ दोस्तों हस्तांतरित सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय या फिर ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट। बात समझ में आई प्यारे मित्रों? मैंने कहा कि भैया प्रांतों के लिए जो केंद्र द्वारा कुछ विषय दिए गए थे ट्रांसफर के रूप में, हस्तांतरित के रूप में, उनको दोस्तों दो भागों में विभाजित किया इन लोगों ने। एक आरक्षित विषय बनाए और एक दूसरे बनाए क्या? हस्तांतरित विषय बनाए। और दोस्तों इन लोगों ने आरक्षित विषयों में किसे रखा? आरक्षित विषयों में रखा इन्होंने, जैसे मान चलिएगा राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय। राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, ये सब रखे दोस्तों इन्होंने किसमें? आरक्षित विषय में रखे। किसमें रख दिए? आरक्षित विषयों में रख दिए। राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, ये कहाँ रखे प्यारे मित्रों? इन्होंने कहाँ रखे? आरक्षित विषयों में रखे, यानी रिजर्व सब्जेक्ट में रखे। और हस्तांतरित सब्जेक्ट में कौन रखे? जैसे कृषि, समाज कल्याण, कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा। और दोस्तों इन्होंने रखा कि भैया ये जो कार्य किए जा रहे हैं समाज के लिए, मैंने कहा कि कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा, और जो सार्वजनिक कार्य हैं, जो छोटे छोटे कार्य हैं, जो किसानों से संबंधित कार्य हैं, या फिर दोस्तों जो कि छोटे छोटे कार्य हैं, नाली वगैरह बनवाने से काम कार्य हैं छोटे छोटे, उनको रखा किसमें? हस्तांतरित विषय में रख दिया। दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी? अरे आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आई प्यारे मित्रों आपको? अरे आई नहीं आई प्यारे मित्रों आपको? मैंने कहा प्यारे मित्रों आपसे कि भैया प्रांतों को जो सब्जेक्ट दिए गए थे केंद्र द्वारा, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। एक आरक्षित विषय, दूसरे क्या रखे इन्होंने? आरक्षित विषय के बाद क्या रखे प्यारे मित्रों? आरक्षित विषय के बाद क्या रखे? हस्तांतरित विषय। और हस्तांतरित विषय में क्या रखे? कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा, ये सब चीज़ें किस में रखी दोस्तों? हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखी। और प्यारे मित्रों इन्होंने आरक्षित विषय में कौन से रख दिए? राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, ये सब किस में रख दिए? इन्होंने इनमें रख दिए। कौन से में? आरक्षित विषय में। और दोस्तों एक आध और लिख लीजिएगा यहाँ पर, स्वास्थ्य। तो अब दोस्तों ये जो आरक्षित विषय थे, बहुत देर हो गई इसमें अटकते हुए हम लोगों को, आगे देखते हैं। तो ये जो रिजर्व सब्जेक्ट थे दोस्तों, या फिर जो आरक्षित विषय दिए गए थे, इनका प्रशासन करता कौन? इनका प्रशासन करता गवर्नर। दोस्तों प्रांतों की बात चली तो प्रांतों में गवर्नर है। अरे गवर्नर है, उसकी कार्यकारी परिषद भी है। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका प्रशासन करेगा कौन? गवर्नर करेगा, उसकी कार्यकारी परिषद करेगी। प्रांतों में है ना? है गवर्नर का? बिल्कुल है गुरुजी। और इनका प्रशासन कौन करेगा? इनका प्रशासन करेगा गवर्नर, प्लस किसके माध्यम से? विधान परिषद के माध्यम से। किसके माध्यम से? विधान परिषद के माध्यम से प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? तो विधान परिषद के माध्यम से करेगा। और दोस्तों ये जो गवर्नर है, इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इसकी नियुक्ति दोस्तों वायसराय कर रहा है। कौन कर रहा है? वायसराय कर रहा है। और वायसराय की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो क्राउन के द्वारा की जा रही है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो
इनडायरेक्टली बात करी जाए तो दोस्तों शासन यहाँ पर कौन कर रहा है, क्राउन के द्वारा ही शासन किया जा रहा है आरक्षित विषयों पर। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर क्राउन के द्वारा ही शासन किया जा रहा है इन आरक्षित विषयों पर। और दोस्तों ये गवर्नर और जो विधान परिषद थी, गवर्नर करता किसके माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से प्यारे मित्रों। इसमें कहा गया कि भैया यदि, और ये जो गवर्नर और जो उसकी कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, इन विषयों को लेकर के यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट जितने भी थे, इन पर यदि गवर्नर या उसकी कार्यकारी परिषद काम सही से नहीं करती थी दोस्तों, काम सही से नहीं कर पाती थी, तो क्या हुआ कि ये विधान परिषद जो है ये अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती थी। यानी कि विधान परिषद के उत्तरदायी था कौन, गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद क्या था, उत्तरदायी। यानी कि दोस्तों मैंने कहा इतनी मोटी मोटी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन कर रहा है, तो क्राउन के द्वारा किया जा रहा है गुरुजी, किसके माध्यम से, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि ये जो आरक्षित विषय या ट्रांसफर सब्जेक्ट है, इनके ऊपर शासन कौन कर रहा है, तो इनके ऊपर शासन करेगा गवर्नर ही करेगा, लेकिन किसके माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि यदि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है विधान परिषद, तो इनको इस्तीफा देना पड़ता था, किसको, गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद को। इसका मतलब यह है कि गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद आरक्षित विषयों को लेकर यानी कि हस्तांतरित विषयों को लेकर के क्या था, उत्तरदायी था विधान परिषद के। तो दोस्तों हुई ना हुई उत्तरदायी सरकार, अरे हुई ना हुई उत्तरदायी सरकार। लेकिन दोस्तों उत्तरदायी सरकार जो ये वाली दी गई, ये कुछ अंश में दी गई हम लोगों को। यानी क्या, यदि पूरी तरीक़ा से देता, यदि यहाँ देते हम लोग, यदि यहाँ पर देता पूरे दोनों विषयों पर हमको उत्तरदायी सरकार देते ये लोग, तो कहलाती उत्तरदायी सरकार प्रांतों में पूरी तरीक़ा से। लेकिन दोस्तों ये क्या कहलाई, अंशतः यानी कि आंशिक तौर पर उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया प्रांतों में। ले लीजिए, आ गई ऊपर निकल करके, आ गई ना, आ गई दोस्तों ऊपर निकल करके, अरे हाँ है ना। आगे देखें दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरफ तो गवर्नर शासन, एक तरफ तो क्राउन शासन कर रहा है, किसके माध्यम से, गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से। एक तरफ दोस्तों भारतीय शासन कर रहे हैं, किसके माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से। दोस्तों इसमें तो भारतीय भी ना हमारे, अरे प्यारे मित्रों इसमें भारतीय भी हैं हमारे, अरे हैं ना, इसमें भारतीय भी हैं। तो दोस्तों भारतीय शासन कर रहे हैं विधान परिषद के माध्यम से, एक तरफ क्राउन शासन कर रहा है इसके माध्यम से। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जहाँ भी दो लोगों का शासन हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, द्वैध शासन व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वैध शासन व्यवस्था कहलाती है प्यारे मित्रों। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया, प्यारे मित्रों प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा प्यारे मित्रों, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और दोस्तों ये चलेगा कब तक प्रांतों में द्वैध शासन, ये चलेगा 1935 के अधिनियम तक। यानी कि जब तक प्रांतों को पूरी तरीक़ा से स्वतंत्रता नहीं दे दी जाएगी तब तक प्यारे मित्रों, अरे हाँ है ना। तो दोस्तों इतनी मोटी मोटी बातें आपसे थी। और दोस्तों ये जो आरक्षित विषय और जो हस्तांतरित विषय वाले क्वेश्चन हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 के यूपीएससी में। कहाँ पर दोस्तों, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय कौन कौन से थे, निम्नलिखित में से आरक्षित विषय कौन कौन से थे। तो दोस्तों कौन कौन से आरक्षित विषय थे, राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय। यानी कि दोस्तों जो सब्जेक्ट पैसे कमाने वाले हैं वो तो रख लिए इन्होंने अपने पास, और जिन पर खर्चा होने वाला है वो तो रख लिए किसके पास, भारतीयों को दे दिए। है ना है चालाकी, अरे है ना है चालाकी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रावधान यहाँ से हम लोगों को एक और देखने को मिला प्यारे मित्रों कि हम लोग 1909 में इन लोगों ने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी उसका हम लोग विरोध कर रहे थे काफ़ी अधिक मात्रा में। दोस्तों हम लोग तो विरोध कर रहे थे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, उसको और बढ़ा रहे थे, उसको और बढ़ा रहे थे प्यारे मित्रों। और क्या क्या गया यहाँ से,
ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाकर दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाकर सिखों आंग्ल भारतीयों एक सेकंड रुकिए दोस्तों, पानी पी लें थोड़ा सा। गर्मी बहुत है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। दोस्तों मैंने कहा आपसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाकर सिखों, आंग्ल भारतीयों और दोस्तों ईसाइयों को इन्होंने दे दिया। क्या कर दिया? जिस चीज़ का दोस्तों भारतीय विरोध कर रहे थे कि भैया हमें ना चाहिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, आपने क्या करा है, आप लोगों ने क्या करा भैया, आप लोगों ने मुसलमानों को अलग ही एक समाज के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन दोस्तों अब लोग ये क्या कर रहे हैं, ये सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को क्या दे रहे हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं। ये लीजिए, क्या कर दिया? देश का बंटवारा कर दिया इन लोगों ने दोस्तों। अरे क्या कर रहे हैं ये? फूट डालो शासन करो की नीति तो है ये, फूट डालो शासन करो, इनको बांट दो आपस में, हम लोग शासन करते रहेंगे, ये लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शासन करेंगे। दोस्तों ये थी इनकी चालाकी। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना प्यारे मित्रों। और क्या हुआ यहाँ से? अगला दोस्तों, अगला हुआ यहाँ से ये कि केंद्रीय बजट को दोस्तों, केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया, क्या प्रावधान अगला भैया कि केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि केंद्र का बजट अलग प्रस्तुत होगा और प्रांतों का बजट अलग प्रस्तुत होगा। ये प्रावधान यहाँ से कर दिया गया। और दोस्तों यहीं से 1919 के आधार पर दोस्तों पहली बार भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को वोटिंग या मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। मैंने आपसे क्या कहा प्यारे मित्रों कि भैया यहाँ से महिलाओं को भी क्या किया जा रहा है, मतदान का अधिकार प्रदान किया जा रहा है प्यारे मित्रों। और प्रावधान यहाँ पर आया कि इन्होंने एक प्रावधान और बताया कि कुछ ऐसे बिल भी होंगे, यानी कि कुछ ऐसे बिल भी होंगे जो वायसराय की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या है कि कुछ ऐसे बिल भी होंगे, यानी कुछ ऐसे विधेयक होंगे जो केवल वायसराय की अनुमति से ही क्या किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। कहाँ पर? केंद्रीय विधान परिषद में दोस्तों, केंद्रीय अखिल भारतीय विधान परिषद में कुछ ऐसे बिल होंगे जो केवल वायसराय की अनुमति से ही क्या किए जाएंगे दोस्तों, प्रस्तुत किए जाएंगे। दोस्तों वायसराय एक प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति मान सकते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी कुछ ना कुछ विधेयक पेश किए जाते हैं दोस्तों हमारे कहाँ पर, संसद में। अरे किए जाते हैं दोस्तों, अरे हाँ या ना। जैसे दोस्तों आर्टिकल 3 का विधेयक, अरे आर्टिकल 3 का विधेयक किसी राज्य को तोड़ना है, फाड़ना, चीरना, इधर से उधर फैलाना है, क्या है? आर्टिकल 3 का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है।
अरे हाँ या ना। तो दोस्तों धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे बिल भी होंगे जो वायसराय की अनुमति से विधान परिषद में क्या किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। अरे हाँ या ना। ये आप लोग उतार लीजिए दोस्तों, उतारने का भी आपको समय दे रहा हूँ मैं आज, उतार लीजिएगा। अगला प्रावधान दोस्तों यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों आप लोग, ये लीजिए प्यारे मित्रों। अब इसमें एक अंतिम प्रावधान ये था कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है प्यारे मित्रों, इसकी समीक्षा करने के लिए या फिर दोस्तों इसकी जांच करने के लिए 1919 की भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। क्या बताया मैंने आपको दोस्तों कि इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक अंतिम जो प्रावधान था, इन्होंने कहा कि 1919 के जो भारत शासन अधिनियम हमने देखा अभी, उसकी समीक्षा करने के लिए दोस्तों, मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम भारत में आया, इससे क्या बदलाव किए गए, क्या सरकार में बदलाव किए गए, क्या समाज पर इफेक्ट पड़ा इसका, तो इसकी जांच करने के लिए या फिर इसकी समीक्षा करने के लिए अगले 10 वर्षों पश्चात दोस्तों, अगले 10 वर्ष पश्चात क्या किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा दोस्तों, या फिर एक कमीशन का गठन किया जाएगा। अरे हाँ या ना। तो दोस्तों अगले 10 वर्ष पश्चात गठन नहीं किया गया एक आयोग का, लेकिन दोस्तों अगले 10 वर्ष कब होते हैं, अरे 1919 से अगले 10 वर्ष कब होंगे, 1929 में होंगे। कब होंगे प्यारे मित्रों, 1929 में होंगे। और दोस्तों लेकिन 1929 में ना करके इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दोस्तों 1927 में एक आयोग का गठन कर दिया। कैसे दोस्तों याद कीजिए 1919 का पहले ही मैंने आपको बताया कि भैया 1909 में क्या करा था इन्होंने, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी थी, लेकिन मुसलमानों को इन्होंने क्या किया था, अलग ही संप्रदाय के तौर पर स्थापित कर दिया, समाज में अलग ही जगह बना दी उसकी। लेकिन उसका भी हमने विरोध किया, चलो मान के चलो इसका विरोध किया, आगे चलकर 1919 में इन्होंने और बढ़ा दिया, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, सिखों को इन्होंने दे दिया। और दोस्तों इन्होंने बात की थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि हम भारतीयों को क्या देंगे, एक उत्तरदायी सरकार देंगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने कैसी उत्तरदायी सरकार दी हमें, इन्होंने प्यारे मित्रों हमें उत्तरदायी सरकार दी कैसी, आंशिक उत्तरदायी सरकार इन्होंने हमें दी। तो दोस्तों आक्रोश था भारतीयों के दिल में, तो भारतीयों ने इस चीज़ का काफ़ी अधिक मात्रा में विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। तो आगे चल करके दोस्तों इसी विरोध के चलते इन्होंने एक आयोग का गठन 2 वर्ष पहले ही कर दिया, यानी कि 1927 में इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसे कहा जाता है साइमन आयोग। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, साइमन आयोग या साइमन कमीशन, साइमन आयोग। इस साइमन आयोग में दोस्तों कितने थे, 7 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे प्यारे मित्रों, 7 सदस्य थे। और सातों के सातों कैसे थे, गौरे थे। कैसे थे, गौरे थे। गौरे कैसे थे प्यारे मित्रों, अरे सातों के सातों भूतरा थे। कैसे थे, भूतरा थे, भूतरा। दोस्तों आप लोगों ने हॉरर मूवी देखी होगी, हॉरर मूवी, उसमें क्या होता है कि जो भूत का जो रोल किया जाता है, उस भूत के रोल में कैसा होता है, सफ़ेद भूत का रोल किया जाता है। ओ भैया हट जाओ, क्या क्या भूत आता है, सर्र जैसा निकल जाता है। क्या है ये भूत का रोल किया जाता है कैसे, सफ़ेद कपड़ों में। तो दोस्तों अंग्रेज भी कैसे थे, सफ़ेद थे। इसलिए मैंने कह दिया कि गौरे थे। सातों के सातों सदस्य गौरे थे, यानी अंग्रेज थे। सातों के सातों सदस्य कैसे हैं, अंग्रेज हैं प्यारे मित्रों। कैसे हैं, अंग्रेज हैं। ये तो वही बारी बात होगी दोस्तों कि आप ही कानून बनाओ। अरे दोस्तों आप लोग यहाँ समझिएगा गहराई से।
कि आप ही लोग कानून बना रहे हैं और आप ही लोग एक आयोग का गठन कर रहे हैं जो साइमन कमीशन कहला रहा है भारत इस आयोग की समीक्षा करने के लिए। आप लोगों ने ही कानून बनाया और आप ही क्या कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। तो दोस्तों हम कैसे मान लें कि जो आपके द्वारा जो निर्णय आएगा वो एक तटस्थ निर्णय होगा या एक न्यूट्रल निर्णय होगा? दोस्तों हम लोग नहीं मान सकते। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अभी भारत में कृषि कानून लागू किए गए, आप लोग जानते हैं सब लोग। तो जब कृषि कानून लागू किए गए तो एक समिति बनाई गई थी सरकार के द्वारा। तो उस समिति में क्या था, उस समिति में सरकार ने वही लोग शामिल कर लिए थे जो कि सरकार की शुरू से पैरवी करते आ रहे थे। तो लोगों ने कहा, किसानों ने कहा कि आप लोगों ने भैया वही लोग शामिल कर रखे हैं इस समिति में जो लोग आपकी शुरू से पैरवी करते आए हैं, तो हम लोग कैसे मान लें कि आपके द्वारा जो निर्णय आएगा वो एक तटस्थ निर्णय होगा प्यारे साथियों। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया साइमन कमीशन का। दोस्तों भारतीयों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया और दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में ही हमारे एक बहुत ही जाबाज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, गो बैक साइमन का नारा देते हुए। दोस्तों किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, लाजपत राय, लाला लाजपत राय की क्या होगी दोस्तों? मृत्यु हो गई। लाजपत राय क्या होगी प्यारे साथियों? मृत्यु हो गई। कैसे? लाठी चार्ज में, लाठी चार्ज। अरे प्यारे मित्रों बात समझ में आई कि भैया साइमन कमीशन का विरोध किया गया और भारत में कांग्रेस ने भी विरोध किया और अन्य दलों ने भी, भारत में जितने दल थे उन्होंने विरोध किया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठी चार्ज में। गो बैक साइमन का नारा देते हो। कौन सा नारा दे रहे हैं ये? गो बैक साइमन। कौन सा? साइमन वापस जाओ। कौन सा? साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ का नारा देते हुए क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। मैंने बताया दोस्तों क्या भारत में जितने भी दल थे इसका साइमन आयोग का उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस के उस समय दिसंबर 1927 का मद्रास अधिवेशन हो रहा था जो कि एम एन अंसारी साहब की अध्यक्षता में हो रहा था। उसमें भी काफ़ी मात्रा में इसका विरोध किया गया। यानी कि दोस्तों कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि दोस्तों कब? 1927 में हो रहा था। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष एम एन अंसारी, एम एन अंसारी। इसमें क्या किया गया? साइमन आयोग का विरोध किया गया। मैंने आपको बताया कि भैया भारत में सभी दलों ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। दोस्तों कांग्रेस के एक मद्रास अधिवेशन हो रहा था इस समय 1927 में, दिसंबर 1927 में, जो कि एम एन अंसारी साहब की अध्यक्षता में हो रहा था। उसमें भी साइमन कमीशन को काफ़ी अधिक मात्रा में विरोध किया गया। और दोस्तों इसी बीच जब हम लोग विरोध ज़्यादा करते जा रहे थे भारतीय, तो इस समय भारत सचिव हुआ करते थे लॉर्ड बर्किनहेड। भारत सचिव कौन थे प्यारे मित्रों? भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड उस समय क्या, इस समय क्या हुआ करते थे? भारत सचिव हुआ करते थे। इन लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने क्या करा? भारतीयों को चेतावनी दी। दोस्तों इन लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने भारतीयों को चेतावनी दी कि भारतीयों तुम इतने ही चालाक हो, तुम संविधान सभा की मांग कर रहे हो, तुम इतने चालाक हो, तो आप लोग एक संविधान का मसौदा तैयार करके क्यों नहीं लाते? आप लोग एक संविधान का मसौदा तैयार करके क्यों नहीं लाते? तो प्यारे साथियों हमें चुनौती मिला और हम स्वीकार ना करें? अरे हम कौन से कम हैं? अरे हम कौन से कम हैं इन भूतरों से? क्या साथियों हम कौन से कम हैं इन गौरे लोगों से? अरे कम है हम, अरे कम है हम, अरे शेर और शेर नहीं हो, हम लोग कम हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें चुनौती मिला और हम स्वीकार ना करें? तो दोस्तों इनकी चुनौती को स्वीकार किया गया, यानी कि भारत सचिव ने चुनौती दी। चुनौती दी किसको? भारतीयों को। कि आप एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके
लाओ किसके द्वारा कहा गया? भैया बर्किनहेड साहब के द्वारा चुनौती दी गई कि आप लोग एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके लाइए। और दोस्तों हमें चुनौती मिली और हमने स्वीकार करा। जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू, दोस्तों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे कहा गया नेहरू समिति, जिसे कहा गया प्यारे मित्रों क्या? नेहरू समिति। और नेहरू समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को क्या कर दी? सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। मैंने क्या कहा प्यारे साथियों कि बर्किनहेड साहब ने जब भारतीयों को चेतावनी दी कि आप लोग संवैधानिक मसौदा तैयार करके लाइए, तो हम लोगों ने क्या करा? उस चेतावनी को स्वीकार करा। और मोतीलाल नेहरू द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक समिति यानी कि एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया नेहरू समिति। इसमें दोस्तों कितने सदस्य थे? इसमें 10 सदस्य हुआ करते थे। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 10 सदस्य हुआ करते थे। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी कब? 10 अगस्त 1928 को। इन्होंने कहा कि भैया हमें क्या चाहिए? इन्होंने एक बिल पेश किया, इन्होंने एक विधेयक पेश किया। इन्होंने एक विधेयक क्या पेश किया दोस्तों? जब इस रिपोर्ट में ही इन्होंने एक विधेयक पेश किया। इन्होंने कहा कि भैया हमें अधिकारों का बिल विधेयक है हमारा। क्या कौन सा विधेयक है? इन्होंने एक विधेयक पेश किया। कौन सा विधेयक था? अधिकारों का बिल। ये दोस्तों यूपी पैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पर? यूपी पैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी जो कुछ पेपर हुआ था। तो नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक पेश किया गया, यानी कि अधिकारों का विधेयक या बिल पेश किया गया। इसमें दोस्तों नेहरू समिति की कुछ मांगे थी। भैया हम क्या कर रहे हैं? हम एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके दिखा रहे हैं ना इन अंग्रेजों को। तो दोस्तों नेहरू समिति द्वारा कुछ मांगे की गई। जैसे मान के चलिएगा, उन्होंने कहा कि भैया हमें क्या चाहिए? हमें केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहिए। क्या चाहिए? हमें केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहिए हमें। दोस्तों इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यानी कि कांग्रेस ने दोस्तों मोतीलाल नेहरू द्वारा जो समिति बनाई गई, उस समिति की रिपोर्ट में क्या प्रावधान थे हम लोग वो देख लें एक बार। तो प्यारे मित्रों, इन्होंने कहा कि भैया हमें क्या चाहिए? नंबर 1, हमें केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहिए। क्या चाहिए? केंद्र में पूर्ण, या लिखें एक हेडिंग बनाएं, नेहरू समिति की मांगें। तो प्यारे मित्रों केंद्र में क्या चाहिए हमें? केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार दीजिए। हमें क्या दीजिए? केंद्र में आप लोग पूर्ण उत्तरदायी सरकार दीजिए। नंबर 2, प्रांतों को पूर्ण तरीका से स्वतंत्र कीजिए, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता दीजिए हमें। ठीक है प्यारे साथियों, पहला केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार दीजिए हम लोगों को आप लोग। दूसरा प्रांतीय स्वतंत्रता दीजिए या फिर प्रांतों को पूरी तरीका से स्वतंत्र कीजिए आप लोग। तीसरा मौलिक अधिकार दीजिए हम लोगों को। क्या दीजिए प्यारे साथियों? मौलिक अधिकार दीजिए। मौलिक अधिकार दीजिए। और कहा इन्होंने हमें सर्वोच्च न्यायालय दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, हमें सर्वोच्च न्यायालय दीजिए। और इन्होंने कहा कि हमें औपनिवेशिक स्वराज दीजिए। औपनिवेशिक स्वराज दीजिए या फिर दोस्तों डोमिनियन स्टेटस दीजिए। और जो आप लोगों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के रट लगाए आप लोग बैठे हैं, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कीजिए। तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कीजिए।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। और इन्होंने कहा दोस्तों कि ये जो देसी रियासतें हैं, ये जो देसी रियासतें हैं, इनको केंद्र के अधीन कीजिए। दोस्तों देसी रियासतों को, देसी रियासतों को केंद्र के अधीन कीजिए। देसी रियासतों को केंद्र के अधीन कीजिए। ये सभी मांगे करी दोस्तों नेहरू समिति ने। अरे मैंने बताया आपको दोस्तों कि भैया नेहरू समिति की जब रिपोर्ट आई 10 अगस्त 1928 को, क्या हुआ कि उसमें कुछ मांगे करी गई, यानी कि कुछ अधिकार मांगे गए, कुछ अधिकारों का बिल प्रस्तुत किया गया। उस अधिकारों के बिल में कुछ मांगे प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों क्या मांगे थी कि भैया हमें केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार दीजिए, प्रांत में पूरी स्वायत्तता दीजिए पूरी तरीक़ा से, या पूरी तरीक़ा से केंद्र प्रांतों को स्वतंत्र कीजिए, मौलिक अधिकार दीजिए, हमें सर्वोच्च न्यायालय दीजिए, उपनिवेशिक स्वराज दीजिए, डोमिनियन स्टेटस दीजिए दोस्तों आप लोग हमें। और क्या मांगा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय दीजिए। और जो आप लोगों ने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के रट लगाए बैठे हैं, आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इसको क्या कीजिए, इसको समाप्त कीजिए। और जो देसी रास्ते हैं उसको केंद्र के अधीन कीजिए प्यारे मित्रों। ये सभी मांगे नेहरू समिति में की गई। और दोस्तों इस समय भारत में एक और व्यक्ति पनप चुका था जो कि नेहरू समिति की मांगों के विरोध में एक उभर करके आया। क्या कहा गया, उसे कहा गया दोस्तों क्या, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। तो दोस्तों मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। तो दोस्तों नेहरू समिति के विरोध में, नेहरू समिति के विरोध में मुस्लिम लीग ने दोस्तों अपनी 14 सूत्री मांग, कौन सी मांग, 14 सूत्री मांग, 14 सूत्री मांग। दोस्तों ये सब चीज़ आपको इतिहास में पढ़नी है, लेकिन आप लोग, मैं एक आप लोगों को जोड़ता हुआ लेकर जा रहा हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा इतिहास में इन सब चीज़ों को। हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग वो देखते हुए चल रहे हैं। और आप लोग इतिहास के सेक्शन आप लोग देखते हुए चलिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाता चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है साथियों। तो नेहरू समिति के विरोध में मुस्लिम लीग द्वारा या मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा क्या किया गया, 14 सूत्री मांग की गई अपनी 29 अगस्त 1929 को। कहा गया दोस्तों मैंने कि भैया नेहरू समिति द्वारा अपनी क्या की गई, नेहरू समिति द्वारा जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई दोस्तों, तो इसके विरोध में मुस्लिम लीग द्वारा क्या 14 सूत्री मांग अपनी रखी गई 29 अगस्त 1929 को प्यारे साथियों। कब, 29 अगस्त 1929 को क्या रखी गई, नेहरू समिति की मांग रखी गई। और प्यारे साथियों अगले ही वर्ष यानी कि 1930 में, अगले ही वर्ष मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी थी दोस्तों। किसकी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी दोस्तों आ चुकी थी। और दोस्तों जो हम अनुमान लगा रहे थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट से, वो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में हम लोगों को नहीं मिल पाया है प्यारे साथियों। क्या हुआ कि भैया वो सब कुछ नहीं मिल पाया। हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को ये लोग समाप्त करेंगे, हमें ये सब प्रावधान देंगे हम लोगों को, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा। नेहरू समिति में क्या कहा गया कि भैया नेहरू समिति में जो हम अपेक्षा कर रहे थे उसके कहीं ना कहीं विरोध में, ये हमारे ही विरोध में ये नेहरू समिति की रिपोर्ट आई। और प्यारे मित्रों इसमें कहा गया कि केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाए। क्या कहा जाए, केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ाया जाए। ये लीजिए दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ाया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ाया जाए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। ये लीजिए दोस्तों, मैंने कहा कि भैया जो हम अपेक्षा कर रहे थे
साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कि भैया हमारे लिए कुछ करेगी साइमन कमीशन, लेकिन दोस्तों ये साइमन कमीशन ने कुछ नहीं किया। हम लोग जो अनुमान लगाए थे उसके विरोध में ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। दोस्तों क्या कहा गया साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कि केंद्र में द्वैत शासन लागू कीजिए, ये लीजिए। हम लोग मांग रहे थे केंद्र में उत्तरदायी सरकार दीजिए, ये क्या दे रहे हैं, केंद्र में द्वैत शासन लागू कीजिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ाया जाए, ये लीजिए दोस्तों। हम लोग क्या कर रहे थे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, ये क्या कह रहे हैं, और बढ़ाया जाए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। दोस्तों ये सभी प्रावधान कहाँ थे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में आए। दोस्तों उल्टा ही प्रभाव पड़ा इनका, जो हम मांग रहे थे वो इन्होंने दिया नहीं हमको। तो दोस्तों मैं आपसे यही विदा चाहता हूँ। अब मैं आपसे कल मिलूँगा और इसी के लिए आप लोग मेरा साथ बनाए रखें। मेरा आपसे वादा है कि आप लोग पॉलिटी में एक विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे। मेरा साथ बनाए रखें दोस्तों। FM गोल्ड आपका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद प्यारे साथियों।